Hey guys, so this is the second video on introduction to microeconomics chapter. In my previous video, part 1 of the same chapter, I discussed with you some of the basic terms of microeconomics. Okay, of this chapter, introduction to microeconomics, I also explained you the economic problem, what are the causes of economic problem, and what are central problems of an economy. So I'm expecting that you have gone through this video and you have understood that also very well. So today in this video I'll be discussing with you the next topic of the same chapter. Means today we'll be discussing some of the very technical terms of this chapter. Okay, in my last video I explained you the very basic terms like what is economics, what is what are economic activities, okay, what is an economy, what is economic problem, okay, what is scarcity, okay, what is the problem of allocation of resources, fuller utilization and growth of resources. But in this video you have to pay much more attention because today we'll be discussing some very technical terms, but these are very very easy also. You will understand it very easily. Okay, so the topic that we are going to discuss in this video are like opportunity cost, production possibility curve, marginal opportunity cost, marginal rate of transformation. Okay, both are the same concept, and attainable and unattainable combinations. So let's go through this video, go through this topics one by one. So थोड़ा सा इस टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ा अपना रिकॉल करते हैं कि मैंने आपको पार्ट 1 में क्या समझाया था. दैट in the part 1 of this video I told you that the problem of the economic problem is basically the problem about choice making. Okay, means we all have to make choice in our daily life, okay, because the resources that are available to us are very limited in comparison to our wants. Okay, our wants are very unlimited, but in comparison to our wants जो हमारे पास साधन है उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो बहुत ही कम है. और साधन कम है, ज़रूरतें ज़्यादा हैं, इसीलिए आपको क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है. सो यहीं से हम अपना एक नया कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं विच इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मतलब क्या है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हमारी बहुत सारी वांट्स होती हैं. उन वांट्स में से हमें किसी एक को चूज़ करना पड़ता है. कभी कभी आपके साथ भी डेली लाइफ में या बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपके पास पैसे कम है, लिमिटेड अमाउंट है, बट आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, बट आप सब नहीं खरीद सकते, आपको उसमें से कोई भी एक या दो चीज़ें बेस्ट खरीदनी पड़ती हैं. सो व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? मीन्स इट इज़ द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़. और इफ़ इन सिंपल टर्म्स इफ़ आई टेल यू दैट कि आपके पास 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन 2-3 ऑप्शन में से आपको एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है. मतलब जो भी बेस्ट था आपने वो सेलेक्ट करना है, बट उस बेस्ट के अलावा जो दूसरा बेस्ट है जिसको आपने सेक्रीफाइस कर दिया, जिसको आपने छोड़ दिया है, दैट इज़ कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसको थोड़ा दूसरे तरीके से, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसा आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सपोज यू हैव 20,000 रुपीज़, यू वांट टू परचेज 1 लैपटॉप एंड अ LED टीवी. मतलब 20,000 रुपये हैं, आपको एक लैपटॉप या LED टीवी में से कुछ खरीदना है. एंड विद ₹20,000 इन हैंड आप दोनों चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं बिकॉज जो अमाउंट आपके पास है दैट इज़ वेरी लिमिटेड, और आपको लैपटॉप और टीवी दोनों की ज़रूरत है. आप दोनों में से सिर्फ एक ही चीज़ खरीद सकते हैं. एंड इफ़ यू डिसाइड टू परचेज द लैपटॉप, देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग द लैपटॉप इज़ द कॉस्ट ऑफ फोरगॉन सेटिस्फैक्शन विच इज़ LED टीवी. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट यू हैव चॉइसेस. आपके पास चॉइस हैं, 2 या 3 चीज़ों की चॉइस है, आपको उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन सुटेबल को चूज़ करना है. बट दैट इज़ नॉट योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ व्हाट यू मेक सेक्रीफाइस. आप जो चीज़ सेक्रीफाइस करते हैं उस ऑप्शन के बदले, उसे हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जैसे यहाँ पे आपके पास 20,000 रुपीज़ हैं एंड यू वांट टू बाय लैपटॉप एंड LED टीवी, बट इन दैट अमाउंट यू कैन ओनली हैव वन. सो इन दैट केस यू चूज टू बाय परचेज लैपटॉप. सो इन दैट केस व्हाट यू हैव सेक्रीफाइस, यू हैव सेक्रीफाइस्ड LED टीवी. सो दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो अगर हम इसको टेक्निकल टर्म्स में समझें कि हर एक इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो उनमें से हमें किसी एक को चूज़ करना पड़ता है, और उसको जो हमने चूज़ किया है, जिस चीज़ को हमने सेलेक्ट किया है, जिस वांट को हम पूरा करना चाहते हैं, उसके बदले हमने क्या सेक्रीफाइस किया है, दैट इज़ कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, सो
The definition of opportunity cost says that the amount of other goods and services that must be sacrificed to obtain more of any one good is called the opportunity cost. मतलब किसी एक commodity को ज़्यादा खरीदने के लिए आप दूसरी commodity को जो sacrifice करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, opportunity cost बोलते हैं. Like for example, एक किसान है, उसके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, उस 1 हेक्टेयर लैंड पे वो गेहूँ भी उगा सकता है और दाल पल्सेस भी ग्रो कर सकता है, बट ही चूज़ टू ग्रो वीट और वो पल्सेस को सेक्रीफाइस कर रहा है. तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है, दैट इज़ पल्सेस. वो ऑप्शन चूज़ क्या किया है उसने, वीट. वो उस 1 हेक्टेयर लैंड पे वीट ग्रो करना चाहता है, बट वही लैंड जो है दैट इज़ इक्वली फर्टाइल for producing, okay, for growing pulses also, but he sacrifice pulses. वो pulses को sacrifice करते wheat produce करता है. तो जो चीज़ हम अपनी लाइफ में sacrifice करते हैं, ओके, दैट इज़ कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. किसी एक ऑल्टरनेटिव को चूज़ करने के बदले हम जिस चीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं. Then moving on to the next topic, that is the production possibility curve. Okay, production, you know, okay, it is a process of converting input to output. Possibility मतलब क्या होता है, choices, मतलब आपके पास क्या क्या options available हैं. And what is curve? Curve is something like it is a graphical presentation. Okay, it is a boundary basically. So words को break करके मैंने आपको समझाया. Production मतलब input को output में convert करना. Possibilities मतलब what are the alternatives, what are the options, choices available with you. And curve means graphical presentation. So what is production possibility curve? इसको मैं अभी ग्राफ से आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा, बट अभी हम थोड़ा समझते हैं कि है क्या. Production possibility curve refers to graphical presentation. Means graphical presentation मतलब because it is a curve, that is why we are using the term graphical presentation of all those combination of two goods that can be produced with the given resources and technology, assuming that resources are fully and efficiently utilized. So what does it mean that प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है. इट इज़ अ बाउंड्री लाइन बेसिकली. ओके, ये बाउंड्री लाइन है. ये क्या दिखाता है ये बाउंड्री लाइन? ये बाउंड्री लाइन हमें बताता है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. डेफिनेशन में लिखा है ना, गिवन रिसोर्सेज, और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरी है, वो भी लिमिटेड है. उस रिसोर्सेज में, उस टेक्नोलॉजी में हम 2 कमोडिटीज़ को कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं. मतलब सपोज़ यहाँ पे 2 कमोडिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, वो 2 कमोडिटीज़ कोई भी हो सकते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज़ 1 कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई. तो वी हैव 2 कमोडिटीज़ एक्स एंड वाई. उन 2 कमोडिटीज़ एक्स एंड वाई को हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने उन साधनों में जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उस टेक्नोलॉजी और उस रिसोर्सेज में हम उन दोनों कमोडिटीज़ को कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. एंड वी एज्यूम दैट, यहाँ पे लिखा है द एज्यूमिंग द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज. मतलब हम ये मान कर चलते हैं कि वो जो कॉम्बिनेशंस हमें मिल रहे हैं वो रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज करके, उनकी बिना वेस्ट करे, बिना वेस्टेज किए बिना वो कॉम्बिनेशंस हमें मिले हैं. मतलब क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ बेसिकली अ बाउंड्री लाइन जो एक प्रोड्यूसर को ये बताता है कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में 2 कमोडिटीज़ को कितना प्रोड्यूस कर सकता है. उसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं. और हम ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज ना हो, उनको हम पूरा यूटिलाइज करें. ओके, जैसे मैंने आपको बताया ना कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ओके, देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, नंबर 2 इज़ फुलर यूटिलाइजेशन. तो ये वही चीज़ है कि हम ये मान कर चल रहे हैं कि रिसोर्सेज हमने पूरे यूटिलाइज करे हैं, उनकी कोई वेस्टेज नहीं की गई है. सो ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज द कैपेबिलिटी ऑफ एवरी इकोनॉमी आर रिस्ट्रिक्टेड. मतलब हमारे पास साधन कम है, इसलिए हमारे पास जो कैपेबिलिटीज़ है, हमारी जो क्षमता है, हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो क्या है, बहुत ही लिमिटेड है. मतलब उन कम रिसोर्सेज की वजह से हम सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं. इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बाउंड्री लाइन बोलते हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द एजम्पशंस. ओके, अब देखिए, अब आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो अभी आपको एजम्पशंस समझने की आदत डालनी पड़ेगी. एजम्पशंस मतलब क्या होता है कि हम क्या चीज़ें मानकर चलते हैं. जब हम किसी डेफिनेशन को या जब हम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो हम उसके साथ कुछ अजम्पशंस बनाकर चलते हैं. मतलब वी एज्यूम दैट कि दीज थिंग्स विल हैपन फॉर श्योर. मतलब ये चीज़ें होनी ही होनी है, ये हम मान के चल रहे हैं. सो जब हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, फिक्स हैं. मतलब अगर मेरे पास 100 लेबर है तो 100 ही है. लेबर 100 से 200 नहीं हुई है, लेबर 100 से 50 नहीं हुई है. वो लेबर क्या है, फिक्स है. अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है, सपोज मेरे पास एक मशीनरी है तो मेरी मशीनरी क्या है, फिक्स है. उसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, वो मशीनरी कोई ख़राब नहीं हुई है. नंबर 2 इज़
only two goods can be produced. As in the definition also you can see that it is a graphical presentation of all those combination of two goods. Means we are assuming that an economy can only produce two goods. That is just an assumption, okay, because on a graph paper we have two axes, x and y axis, so that is why हम यहाँ पे दो commodities लेके चल रहे हैं. थर्ड इज रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज. डेफिनेशन में ही बताया था आपको, लास्ट में आप देख सकते हैं कि रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज करा गया है, उनकी कोई भी वेस्टेज नहीं की गई है. देन fourth assumption is technology remains constant. As I told you कि suppose if you have a machinery, okay, so there is no deterioration, मतलब ना तो वो मशीनरी ख़राब हुई है, ना ही उस मशीनरी में कोई अपग्रेडेशन आया है. That machinery is constant, okay, and all the resources are not equally efficient in production of all the goods. मतलब क्या है कि आपके पास जो लेबर है, that limited labor, या आपके पास जो 100 लेबर है, हो सकता है उस लेबर में से कुछ लेबर एक कॉमोडिटी को बनाने में ज़्यादा एक्सपर्ट हो, एफिशिएंट हो, और हो सकता है कि कुछ लेबर दूसरी कमोडिटी को बनाने में ज़्यादा एफिशिएंट हो. बट सारे रिसोर्सेज, सारी लेबर, जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, वो सारे रिसोर्सेज आपको हर एक कमोडिटी अच्छे से बनाकर नहीं दे सकते हैं. दीज आर द एजम्पशंस दैट वी आर टेकिंग, ओके. ये एजम्पशंस आगे मैं और आपको डिटेल में समझाता हूँ जब हम इसको ग्राफ से समझेंगे, ओके. सो फर्स्ट आप देखेंगे कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपके राइट हैंड साइड में वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने एक कर्व बनाया है. इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. ऑन द एक्स एक्सिस आई हैव टेकन गुड एक्स, ऑन द वाई एक्सिस आई हैव टेकन on the x-axis I have taken good y, and on the y-axis I have taken good x. ओके, सो आपके सामने एक टेबल बना है. फर्स्ट कॉलम में लिखा है कॉम्बिनेशन, सेकंड में गुड एक्स गुड वाई, और थर्ड कॉलम में लिखा है एमओसी. एमओसी मीन्स होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये क्या होता है मैं आगे की वीडियो में आपको समझाता हूँ. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब मैंने बताया कि आप एक कॉमोडिटी के लिए कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए या किसी चीज़ को ज़्यादा खरीदने के लिए आप दूसरे को क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, आप उसे त्याग कर देते हैं, आप उसे छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि एक कमोडिटी को ज़्यादा खरीदने के लिए या ज़्यादा बनाने के लिए आपने दूसरी कमोडिटी को कितना सेक्रीफाइस किया. कितना मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द रेट, द अमाउंट, ओके. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको बताया कि देयर आर टू ऑप्शंस ए एंड बी. बी को चूज करा तो सेक्रीफाइस किया ए, तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज़ द रेट ऑफ सेक्रीफाइस. मतलब एक कमोडिटी को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए आप दूसरी कमोडिटी को कितना सेक्रीफाइस करते हैं, उसे हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं. सो आपके पास दो कमोडिटीज़ हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई. तो एक इकोनॉमी में बेसिकली हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. उन लिमिटेड रिसोर्सेज में मुझे गुड एक्स और गुड वाई को बनाना है. तो सपोज़ मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैंने क्या करा, अपने सारे रिसोर्सेज गुड एक्स को बनाने में लगा दिए. तो कॉम्बिनेशन ए के सामने आप देखेंगे कि गुड एक्स की यूनिट कितनी बनाई मैंने 10, और मैंने सारे रिसोर्सेज गुड एक्स में लगा दिए हैं. तो वाई का प्रोडक्शन क्या होगा फिर 0. अब मेरा इंटेंशन क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं y का प्रोडक्शन बढ़ाऊँ. तो मैंने y की एक यूनिट बढ़ाई. अब मैंने आपको क्या बताया था कि एजम्पशंस क्या है, देयर आर टू गुड्स. दूसरा एजम्पशन क्या बताया कि ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल द कमोडिटीज़. मतलब क्या है कि आप दोनों सारे रिसोर्सेज को लगाकर आप दोनों कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं. मतलब अगर मैं सोचूं कि मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, 100 लेबर है, उनको लगाकर मैं गुड एक्स और गुड वाई का प्रोडक्शन बढ़ा दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ लेबर एक्स को बनाने में एफिशिएंट है, कुछ वाई को बनाने में. तो हुआ क्या कि मैंने कुछ लेबर को, कुछ रिसोर्सेज को वाई कमोडिटी में ट्रांसफ़र कर दिया. तो क्या होगा, वाई का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और क्योंकि मैंने रिसोर्सेज एक्स से वाई में ट्रांसफ़र किए हैं तो एक्स का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो गया. फॉर एग्जाम्पल एक्स का प्रोडक्शन मैंने 9 कर दिया, वाई का एक यूनिट बढ़ा दी, ठीक है. फिर ऐसे क्या हुआ, मैंने एक और यूनिट बनाई y की, कॉम्बिनेशन C आप देखेंगे तो y की यूनिट्स कितनी बन रही हैं अब 2, और x की कितनी बन रही हैं 7. मतलब दैट इज़ जस्ट मीन्स ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, मैंने ये प्रिज्यूम अपने आप नंबर्स लिए, आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, बट देर इज़ अ लॉजिक ऑल्सो. वो लॉजिक भी हम समझेंगे कि ये नंबर ऐसे क्यों ले गए हैं 10 9 7 4 0 करके, ओके. सो पहला कॉम्बिनेशन है 10 0, मतलब y का प्रोडक्शन 0 है और सारे के सारे रिसोर्सेज मैंने x में लगा दिए, 10 यूनिट्स बनाई. अब मैं y का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूँ तो मैंने एक यूनिट y की बनाई. क्योंकि मैंने रिसोर्सेज अब y में ट्रांसफ़र किए हैं तो वही रिसोर्सेज मैंने y में ट्रांसफ़र कर दिए, तो अब x का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. मतलब अगर आपके पास सपोज़ 100 रुपये हैं तो अगर आप 100 रुपये में सारे के सारे 100 रुपये, अगर आप फॉर एग्जांपल आपके सामने 2 टॉफ़ीज़ हैं, एल्पेनलीबे और फॉर एग्जांपल
कोई भी दूसरी टॉफी हम ले लेते हैं सेंटर फ्रेश फॉर एग्जांपल, या पल्स। ओके, अगर आपने क्या करा, पूरे के पूरे 100 रुपये लगा दिए पल्स को खरीदने में, तो सेंटर फ्रेश कितनी खरीदी आपने, 0। अब आप सेंटर फ्रेश भी खरीदना चाहते हैं, तो जब आप ज़्यादा सेंटर फ्रेश खरीदेंगे तो फिर पल्सेस को आपको कम खरीदना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक सेंट, सपोज आपने 100 रुपये थे, 100 के 100 रुपये आपने सेंटर फ्रेश खरीदने में लगा दिए। ओके, सो आपने 100 रुपीज़ की 100 सेंटर फ्रेश खरीदनी, तो पल्स कितनी खरीदी, 0। अब आप एक पल्स और ख़रीदना चाहते हैं, तो अब आप एक पल्स खरीद रहे हैं और सेंटर फ्रेश कितनी खरीद रहे हैं, अब 99। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर मैं गुड वाई का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे गुड एक्स के प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। ऐसे ही मैं अब एक और यूनिट वाई की बनाता हूँ, मतलब मैं अब 2 यूनिट बना रहा हूँ वाई कॉमोडिटी की। तो एक्स का प्रोडक्शन कितना हो गया, मैंने कर दिया 7, जो कि मेरे को और प्रोडक्शन गिराना पड़ेगा अगर मुझे वाई का प्रोडक्शन बढ़ाना है। ओके, ऐसे ही मैंने अब वाई का प्रोडक्शन 3 यूनिट से कर दिया, 3 यूनिट कर दिया, तो अब और मुझे एक्स का प्रोडक्शन गिराना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जब आप एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपको दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम गुड एक्स के प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करें, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बट कितना सेक्रीफाइस करें, दैट इज द एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका फॉर्मूला आपके राइट हैंड साइड में लिखा है, लॉस अपॉन गेन। अब आप देखिए लॉस किस कमोडिटी में हो रहा है, एक्स में, क्योंकि मैं एक्स का प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा हूँ, और गेन किस में हो रहा है, वाई के प्रोडक्शन में। तो जैसे पहला तो आपको ब्लैंक छोड़ना है बिकॉज पहले में कोई लॉस नहीं है, आपने सारे के सारे रिसोर्सेज एक्स में लगा दिए, सो देयर इज नो लॉस, नो एमओसी देयर। सेकेंड कॉम्बिनेशन में देखेंगे कि मेरा लॉस कितने का है, मैंने गुड एक्स का प्रोडक्शन 1 यूनिट से कम कर दिया तो लॉस हुआ 1 से, और मैंने वाई का प्रोडक्शन 1 यूनिट से बढ़ा दिया तो गेन कितने का हुआ, 1 से। तो 1/1 लॉस अपॉन गेन इज इक्वल्स टू 1:1, दैट इज़ 1। सेकेंड, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो मैंने एक्स का प्रोडक्शन क्या कर दिया, 9 से 7 कर दिया, कितने से डिक्रीज़ करा, 2 से, और वाई का प्रोडक्शन 1 यूनिट से बढ़ा दिया, 2/1 2। ऐसे ही आप आगे भी देख सकते हैं कि मेरा जो सेक्रीफाइस है वो 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 यूनिट्स हुआ। तो मतलब क्या है कि जब मेरा सेक्रीफाइस इंक्रीज़ होगा, मतलब मैं जब किसी कमोडिटी को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी कमोडिटी को ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। मैं वाई की 1 यूनिट्स बनाने के लिए पहले मैंने 1 यूनिट सेक्रीफाइस करी एक्स की, फिर एक और बनाने के लिए मैंने 2 यूनिट सेक्रीफाइस करी, फिर एक और बनाने के लिए मैंने 3 यूनिट सेक्रीफाइस करी, और एक और बनाने के लिए 4 यूनिट। तो मतलब क्या है, जैसे जैसे मैं वाई का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूँ मैं एक्स की और ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एमओसी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब हमारा सेक्रीफाइस इंक्रीज़ होगा तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कैसा बनेगा, कॉनकेव। ये आपने साइंस में फिजिक्स में भी पढ़ा है कि कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। तो कॉनकेव मतलब आप देख सकते हैं कि शेप कैसा बना है, ओके, दैट इज़ ओरिजिन की तरफ फेस कर रहा है वो, ज़ीरो की तरफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, आपको एक और टेबल मिल रहा है, यहाँ पे जो पीपीसी कर्व बनाया गया है, जो ग्राफ बनाया गया है वो कैसा है, कॉन्वेक्स बनाया गया है, मतलब वो ओरिजिन के बिल्कुल ऑपोजिट फेस कर रहा है। क्यों है यहाँ पे ऐसा, देखिए सेम एग्जांपल है, वाई का प्रोडक्शन बढ़ाना है 1 यूनिट से, तो मैंने एक्स का प्रोडक्शन 4 यूनिट से सेक्रीफाइस किया, फिर मुझे वाई का एक और प्रोडक्शन बढ़ाना था तो मैंने क्या करा, अब एक्स का प्रोडक्शन कम किया सेक्रीफाइस, मतलब मैंने एक्स की कम यूनिट प्रोड्यूस सेक्रीफाइस करी, फिर एक और यूनिट मैंने प्रोड्यूस करी वाई की, 3rd यूनिट, तो मैंने कितनी सेक्रीफाइस करी है, एक्स की अब 2 यूनिट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा सेक्रीफाइस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। पहले वाले केस में मेरा सेक्रीफाइस क्या हो रहा था, 1 2 3 4, मैंने इस तरीके से यूनिट्स कॉम्बिनेशन बनाए, बट दूसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि मेरा कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जो मेरा एमओसी है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। पहले 4 यूनिट सेक्रीफाइस करी, फिर 3, फिर 2 एंड फिर 1। तो जब मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज़ होगा, जब मैं कम यूनिट सेक्रीफाइस करूँगा, तो मेरा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। थर्ड एग्जाम्पल आपके सामने दिया है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि y की 1 यूनिट बनाने के लिए मैंने 2 यूनिट सेक्रीफाइस करी, फिर एक और यूनिट बनाने के लिए फिर 2 यूनिट सेक्रीफाइस करी, एक और यूनिट बनाने के लिए फिर 2 यूनिट। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मेरा सेक्रीफाइस है वो कितना है, 2 2 2, मतलब कांस्टेंट है। तो जब हमारा सेक्रीफाइस कांस्टेंट रहता है, जब वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होता है, तो ऐसे केस में जो पीपीसी कर्व है वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन कर्व। ये बहुत सिंपल चीज़ है, बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आप समझ सकते हैं आराम से, इतना कुछ टफ भी नहीं है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी कर्व। अब आपने पीपीसी में 2 चीज़ें आप समझेंगे। ओके, पहला क्या है, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। आप देखेंगे कि तीनों कर्व्स क्या हो रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। देखिए
सबसे पहली चीज़, हमें हमेशा पहले ग्राफ पे फोकस करना है। कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन आपके सिलेबस में नहीं है, वो हमें नहीं देखना है कि वो कॉन्वेक्स क्यों नहीं बन सकते, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बन सकते। हमें यहाँ पे सिर्फ कॉन्केव को समझना है। तो मैं कॉन्केव को ध्यान में रख के चल रहा हूँ। कॉन्केव कर्व आप देख सकते हैं कि जो मेरा कर्व है वो कैसा है, डाउनवर्ड, मतलब जो कर्व है वो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये कॉन्केव कर्व क्यों बन रहा है? ओके सी, कोई भी चीज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग कब बनती है? जब हमें एक यूनिट को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे को क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। मतलब ये जो कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए बन रहा है क्योंकि मुझे एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। दैट इज़ द रीज़न फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग। टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड, यूनिट ऑफ अनदर गुड्स आर सेक्रीफाइस ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि मेरे पास साधन कम है इसीलिए मेरा पीपीसी कर्व डाउनवर्ड बनता है। और कोई भी कर्व अपवर्ड कैसे बनता है, ऊपर की तरफ कब जाता है, जब हमारे दोनों चीज़ें क्या होती है, इंक्रीज होती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, पीपीसी इज कॉन्केव। जैसे मैंने बताया कि हमें कॉन्केव के ही केस समझना है। तो पीपीसी कॉन्केव क्यों बनता है? क्योंकि अभी बताया आपको रीज़न क्या लिखा है, एमओसी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पीपीसी विल बी कॉन्केव व्हेन एमओसी इंक्रीजेस। एमओसी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि मुझे गुड वाई को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए मैं गुड एक्स की ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। पहले मैंने गुड एक्स की एक यूनिट सेक्रीफाइस करी, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अपना जो सेक्रीफाइस है वो क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। सो ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, that is to produce a unit more of one commodity, more units of another one are sacrificed। मतलब एक को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए मैं दूसरे की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट क्या कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। पीपीसी कॉन्वेक्स कब बनता है, जब हमारा एमओसी क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने का मतलब एक यूनिट को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए मैं दूसरे को कम सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। और कॉन्स्टेंट होने का मतलब क्या है कि मेरा जो रेट ऑफ सेक्रीफाइस है वो क्या है, बराबर है। मतलब ना तो मैं ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ ना मैं कम, मैं बराबर यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा हूँ हर बार। फिर आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर अटेनेबल एंड नॉन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। बहुत सिंपल है, आपके सामने डायग्राम बना है पीपीसी कर्व। अटेनेबल मैंने बताया था ना कि पीपीसी कर्व क्या बताता है, इट इज़ अ बाउंड्री लाइन। मतलब ये एक बाउंड्री है जो आपको ये बताता है कि आपके पास इतने ही रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन, मतलब अटेनेबल चॉइस कौन सी होती हैं, जिनको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनको आप अचीव कर सकते हैं। जैसे डायग्राम में आप देखेंगे कॉम्बिनेशन ए और बी बाउंड्री पे आ रहे हैं, तो मतलब मैं इतना बना सकता हूँ। सी और डी इसे भी मैं बना सकता हूँ। बट ए और बी का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज पूरे यूटिलाइज कर दिए गए। मतलब मैंने रिसोर्सेज सारे लगा दिए तो मेरे पास ए और बी बना। और जब मैं रिसोर्सेज को कम यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास कॉम्बिनेशन कौन से मिल रहे हैं, सी एंड डी। बट ए बी सी एंड डी ये सभी क्या है, अटेनेबल है। मतलब मैं इन्हें बना सकता हूँ, मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं। सो दोज कॉम्बिनेशंस विच कैन बी अचीव्ड विद द गिवन रिसोर्सेज आर अटेनेबल। ए बी सी डी एंड ई आर द अटेनेबल, सॉरी डी आर द अटेनेबल कॉम्बिनेशन बिकॉज वी कैन प्रोड्यूस दैम। मेरे पास इतने साधन हैं इसलिए मैं इतना तक बना सकता हूँ। ए एंड बी मतलब क्या है कि यहाँ तक मैं बना सकता हूँ। सी एंड डी मतलब मैंने रिसोर्सेज को कम यूज़ करा है बट इतना मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ। एंड व्हाट आर अनअटेनेबल, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन मतलब जो मेरी लिमिट से बाहर हैं, जो मेरी बाउंड्री से बाहर हैं। मेरे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि मैं कॉम्बिनेशन ई और एफ को अचीव कर सकूँ, एंड दैट आर कॉल्ड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। So I hope आपको ये समझ में आया होगा. If you have any doubt, okay, if you face any doubt in this video, so you can ask me in the comment section or you can directly message me on my number. So thank you.